of all, few important points about this lecture, which is the sentence completion. सेंटेंस कंप्लीशन बेसिकली आपके पास ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं. जो गेट जनरल में आते हैं वो आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं. वोकेबलरी बेस्ड, अगेन वोकेबलरी के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपके साथ आज या कल एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा. उसमें अराउंड 300 वर्ड्स होंगे. उन जो वर्ड्स हैं उनको आप लोग स्टडी कर लें. उस डॉक्यूमेंट में ये है कि थोड़े मुश्किल अल्फाज भी ज़रूर है आपके लिए, कुछ नए अल्फाज भी है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अगर आप आगे जाके बाकी टेस्ट भी देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे जाके किसका इरादा हो गया कि मैंने GRE देना है, तो आलमोस्ट 40% 50% वर्ड्स उसमें कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये, और उसमें बहुत सिंपल वर्ड्स नहीं हैं. जो सिंपल वर्ड्स हैं वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपको आते हैं. ठीक है, तो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अगर सेंटेंस की मायने पता है, आपको वर्ड्स की मायने पता है, तो वो आप ठीक कर सकते हैं. इसके अलावा प्रीपोजिशंस होते हैं. ठीक है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड गेट जनरल में, सेंटेंस कंप्लीशन में तो 2-3 MCQs होते हैं गेट जनरल में. ठीक है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं. ज़्यादातर जो सेंटेंस कंप्लीशन होता है वो प्रीपोजिशन, उसमें मेजॉरिटी पार्ट प्रीपोजिशन से होता है. उसके बाद ग्रामर बेस, प्रीपोजिशन भी ग्रामर बेस में आता है, लेकिन इसको मैंने अलग कैटेगराइज किया है. उसमें कंजंक्शन है और उसमें आर्टिकल्स है. आर्टिकल से मेरा मुराद एन दा है. ठीक है, तो पहले हम ज़रा इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं कि एन हम कब यूज़ करेंगे. बेसिकली एन जो होता है वो आपके पास दोनों क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स है. क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी ये आप किसी डेफिनेट चीज़ के लिए नहीं यूज़ करते, आप किसी इनडेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ करते, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं यूज़ करते. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देखिए लिखा भी हुआ है, यू यूज़ दिस वर्ड व्हेन यू आर नॉट नेसेसरी रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक थिंग. जब आप स्पेसिफिक थिंग को नहीं रेफ़र कर रहे होते, जब आप किसी एनी थिंग को, किसी भी चीज़ को आप रेफ़र कर रहे होते हैं, तो आप फिर आ यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शी ओन्स अ कैट. अब देखिए कोई स्पेसिफिक कैट नहीं है कि जो वो वाली कैट है कि जो जिस पे जंग लगा, जिस पे क्या है, रंग लगा हुआ है, या कैट की कोई किस्म है, शी ओन्स दैट कैट, बल्कि उसने कहा कि उसके पास एक बिल्ली है. अब वो बिल्ली कोई भी हो सकती है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी बिल्ली है. आई वर्क ऑन अ गोल्फ कोर्स. ठीक है, गोल्फ और कोर्स एक जगह है, उधर मैं काम करता हूँ, जहाँ पे लोग गोल्फ खेलते हैं, उधर मैं काम करता हूँ. उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से गोल्फ कोर्स में काम कर रहा है. गोल्फ कोर्स अमेरिका में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में कौन से गोल्फ कोर्स में काम कर रहा है, तो स्पेसिफाई नहीं किया, तो इधर आप यूज़ कर रहे हैं. एन का भी यही सीन है कि एन भी आपके पास किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए नहीं यूज़ होता. यू कैन यूज़ एन फॉर एनी थिंग, लेकिन वो उसकी कंडीशन क्या है कि वो वर्ड जो है वो वावल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए. देखिए एक वोवल वर्ड होता है, एक वोवल साउंड होता है, दोनों में फ़र्क क्या है. वोवल्स क्या चीज़ है, AEIOU. अगर वर्ड एस से स्टार्ट है तो आपने एन लगाना है. ठीक है, एक बात हो गई. और अगर ये वाला साउंड दे रहा है फिर भी आपने एन लगाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल एन आवर बिफोर लंच, अभी ये तो एस से स्टार्ट है, एन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको हावर नहीं बोलते, हम इसको आवर बोलते हैं. हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये ओ से स्टार्ट है तो वावल साउंड से स्टार्ट है. ये देखिए वावल साउंड हमने लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको एन आवर बोलते हैं. जैसे हम कहते हैं ना एन ऑनेस्ट पर्सन, आपने सुना होगा एन ऑनेस्ट पर्सन. अब एच तो वोवल नहीं है, हम क्यों एन लगाते हैं, क्योंकि ये जो साउंड है वो ओ का निकाला है, ऑनेस्ट वोवल का साउंड निकाला है. ठीक है, तो अगेन मे आई बोरो एन एग, कोई भी एग वो किसने स्पेसिफाई नहीं किया. ही इज़ एन एरोगेंट पर्सन. ठीक है जी. एन आवर, देखिए एन आ गया आवर से, एच वोवल नहीं है लेकिन साउंड ओ का प्रोड्यूस कर रहा है, तो एन आवर आ गया. ठीक है, तो ये आपके पास ए एन का हो गया. द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है व्हेन यू रेफर टू स्पेसिफिक थिंग. फॉर एग्जांपल वी विजिटेड अ प्लेस ऑन आवर वेकेशन. देखिए आजकल समर वेकेशन कर रहे हैं, आप कहीं चले गए. द प्लेस वॉज बिल्ट इन 1546. द प्लेस किस प्लेस की बात कर रहा है, वो स्पेसिफिक इसी प्लेस की बात कर रहा है जिसमें आप समर वेकेशन पे गई थी. जैसे ये वी आल्सो वेंट टू अ कॉन्सर्ट. द कॉन्सर्ट वॉज टू लाउड फॉर मी. कौन से कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सर्ट में आप लोग गए थे उस कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं. तो द जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होता है, दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक थिंग्स. ए एन किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफ़र करने के लिए नहीं यूज़ होता, आप किसी भी थिंग को रेफ़र कर सकती है. तो
इसलिए ये जो ए एन है ये आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, ये आपके पास, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। अब फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि आई हैव डैश कप ऑफ टी, आई हैव डैश कप ऑफ टी, तो इधर आप क्या लिखेंगे, इधर आप आ कप ऑफ टी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एग का हो गया, एग के साथ आप एन लगाएगी, ठीक है। इसी तरह आप आर्टिकल से आ जाए अगर क्वेश्चन, तो उसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने जहन में याद रखना है कि आप अब कप को रेफ़र कर रही है, क्या किसी स्पेसिफिक कप को रेफ़र कर रही है, नहीं, दिस कैन बी एनी कप। सो आपने ए लगा दिया, ए क्यों लगा दिया, एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सी से स्टार्ट है, वोवल से नहीं स्टार्ट होना ही, वोवल साउंड से स्टार्ट है, इसलिए हमने ए लगा दिया। उसके बाद है जी कंजंक्शन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, 2 कॉमन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि गेट में आते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत है, लेकिन जो 2 कॉमन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस गेट में आते हैं वो आपके पास एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स का सेंटेंस है, एक काज एंड इफेक्ट का सेंटेंस है। ये 2 टाइप के सेंटेंस गेट में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो भी टेस्ट होता है उसमें भी आपके पास ये वर्ड्स आते हैं। इवन जीआरई में भी अगर आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है कि सेंटेंस क्या करना चाह रहा है, तो आपको उसका कंजंक्शन देखना पड़ेगा कि कंजंक्शन वर्ड कौन सा यूज़ हो रहा हो। अगर उसमें ऑल दो, बट, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रास्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी, अनलाइक, येट यूज़ हो रहा हो, ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हो, तो उधर आपके पास क्या है, उधर आपके पास कॉन्ट्रास्ट है। उस जो आपके क्या नाम है, सॉरी लेट मी, तो जब अगर ये वर्ड्स आपके पास आ जाए, ये वाले वर्ड्स आ जाए आपके पास, तब आपके पास कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड होता है। मतलब कि 2 सेंटेंसेस या 2 सेंटेंसेस, कंजंक्शन बेसिकली 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या 2 फ्रेजेस को जोड़ते हैं, तो उन 2 फ्रेजेस के दरमियान जो रिलेशन है वो कंट्रास्टिंग का है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि जी मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने खाना खा लिया। अब देखिए ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्टिंग है। भूख नहीं लगी थी फिर भी मैंने, लेकिन क्या है, लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट है। भूख नहीं लगी थी अलग सेंटेंस है, लेकिन फिर भी मैंने खाना खा लिया, मतलब उसके उलट काम हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई और इस तरह की एग्जांपल सोच सकते हैं कि आज मौसम ठंडा था लेकिन फिर भी मैंने आइसक्रीम खा लिया। मौसम ठंडा था, चाहिए था मैं सूप पीता, लेकिन फिर भी मैंने आइसक्रीम खा लिया। तो ये 2 सेंटेंस आपस में क्या हो गए, कॉन्ट्रास्ट हो गए, ठीक है। वो एक रूड बंदा है लेकिन उसका रवैया मेरे साथ अच्छा है। ये 2 सेंटेंसेस क्या हो गए, कॉन्ट्रास्ट हो गए। इन 2 सेंटेंसेस को आप कैसे जोड़ेंगे, इससे बट से जोड़ेंगे, हाउ एवर से जोड़ेंगे, या ऑन द अदर हैंड, ऑन कंट्रास्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी, अनलाइक, येट। ये जो वर्ड है ये आपको कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं कि दोनों फ्रेजेस के दरमियान जो रिलेशन है, कंजंक्शन दोनों फ्रेजेस को जोड़ता है, ठीक है। दोनों फ्रेजेस के दरमियान जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, ठीक है जी। वो रिलेशन आपके पास क्या है, वो आपको ये जो कंजंक्शन वर्ड्स है वो बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि जी पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, फिर भी, लेकिन फिर भी से क्या हो गया, सरकारी मुलाजिमीन के लिए तनख्वाह बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस हो गया, क्योंकि पहले ये है कि जब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है तो तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन तनख्वाह बढ़ गई है। तो आप जब इस सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप आल्दो यूज़ कर सकते हैं कि जी आल्दो पाकिस्तान इज़ सफ़रिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, येट दे हैव इंक्रीज द प्राइसेस, they have increased the salaries of their civil servants, ठीक है जी। तो आपने देखे ऑल दो यूज़ कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे वर्ड्स आपके कॉन्ट्रास्ट में आ जाते हैं कि 2 डिफरेंट फ्रेजेस को जो कि कॉन्ट्रास्ट में है उसको कंबाइन करते हैं। इसी तरह काज एंड इफेक्ट होता है। काज एंड इफेक्ट के लिए आपके पास ये वाले वर्ड्स आते हैं, और भी वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है जी। अकॉर्डिंगली हो गया, ये अकॉर्डिंगली है, अकॉर्डिंग नहीं है, ये अकॉर्डिंगली है। तो ये सारे वर्ड जो है काज एंड इफेक्ट के हैं कि पहले फ्रेज में आपके पास काज गिवन है, नेक्स्ट फ्रेज में आपके पास इफेक्ट गिवन है, या इफेक्ट एंड काज, पहले इफेक्ट गिवन है फिर काज गिवन है। तो उन 2 सेंटेंसेस को
जॉइनिंग के लिए, उन दो सेंटेंसेस के कम्बिनेशन के लिए आपको ये वाले वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशन के हवाले से काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं, इसकी ज़रा हम कुछ एमसीक्यूज़ को समझते हैं। अच्छा, इधर आपके पास लिखा है माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल डैश दी बस। अब इसमें एट दी बस, इन दी बस, आई थिंक सबको पता है कि गलत है। अब मसला ये है कि इसमें ऑन दी बस है या बाय दी बस है। अच्छा, मैं आपको जब भी आप सवारी कर रहे होते हो ना, अगर आपके पास दा आ जाए तो फिर आपने बाय यूज़ नहीं करना। यहाँ पे आप बाय दी बस नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप ऑन दी बस यूज़ करेंगे। अगर दा ना होता तो आप फिर बाय बस यूज़ कर लें, ये इंग्लिश का रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर अगर ट्रेन से है तो बाय ट्रेन, लेकिन अगर दा आ जाए तो बाय दी ट्रेन आप ना यूज़ करें, आप फिर कहें ऑन दी ट्रेन। समझ आ गई है? तो इधर भी दा है तो आपने ऑन यूज़ करना है, ठीक है। बाय द बस इज़ रॉन्ग, डोंट यूज़ बाय द कार और बाय द ट्रेन। दा आ जाए तो बाय आपने नहीं यूज़ करना, ये इंग्लिश के रूल के ख़िलाफ़ है, ठीक है। उसके बाद आपने सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह है, कौन सा प्रीपोजिशन सही लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। अब देखिए, ब्रिज वैसे होता तो रिवर के ऊपर ही है, लेकिन आप कभी भी आपको ये नहीं नज़र आएगा कि देयर इज़ अ ब्रिज ऑन द रिवर, ठीक है। ऑन क्या है कि बिल्कुल उसके सरफेस पे ही बनाओ। क्या ब्रिज बिल्कुल रिवर के सरफेस पे बना होता है तो आपके पास ऑन भी गलत है, टू भी गलत है। देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अगर आपने रिवर के अक्रॉस जाना होता है तो आप ब्रिज को यूज़ करते हैं, तो ब्रिज के साथ आपके पास अक्रॉस द रिवर आता है। तीसरी जो मिस्टेक आप लोग करते हैं कि अफ्रेड के साथ फ्रॉम लगा लेते हैं। अफ्रेड के साथ आपने फ्रॉम नहीं लगाना, अफ्रेड ऑफ होता है। अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस गलत है, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस ठीक है। अफ्रेड के साथ आपने फ्रॉम नहीं लगाना। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि ही इज़ राइटिंग और आपके पास इंक आ जाए तो आपने इन यूज़ करना है, विद नहीं यूज़ करना। विद इंक नहीं होता कि ही इज़ राइटिंग विद इंक, वो पेन होता है कि ही इज़ राइटिंग विद पेन, या ही इज़ राइटिंग विद पेंसिल, ही इज़ राइटिंग विद मार्कर। जब आप इंक की बात करते हैं तो ही इज़ राइटिंग इन पेन, इन इंक। इन इंक के लिए आपके पास इन आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो दूसरा रूल है कि जब भी आपके पास हैज़ बीन आ जाए, यानी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए, तब आपने एंड में फॉर या सिंस यूज़ करना है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए और कोई ड्यूरेशन गिवन हो, आपने फॉर या सिंस यूज़ करना है। देखें, हैज़ बीन आ गया, हैव बीन आ गया, ठीक है, तो आपने फॉर और सिंस यूज़ करना है। अब आपने फॉर कब यूज़ करना है? फॉर आपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है। फॉर 2 days, फॉर 10 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, और इसी तरह जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो। पहले तो हैज़ बीन अगर आ जाए ना, जब हैज़ बीन, तो आपने फॉर या सिंस यूज़ करना है, ये आप जहन में बिठा लें। आप उधर फ्रॉम नहीं यूज़ कर सकते। क्या नहीं यूज़ कर सकते? फ्रॉम नहीं यूज़ कर सकते। रूल है इंग्लिश का, जब भी हैज़ बीन, हैव बीन आ जाए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या इवन पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी आ जाए, आपने फॉर या सिंस यूज़ करना है। अब आपने फॉर कब यूज़ करना है, सिंस कब यूज़ करना है? फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करना है। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके लिए आपने फॉर यूज़ करना है। लेकिन जब आपको एक टाइम स्पेसिफाई हो कि सुबह से, शाम से, 2 जनवरी से, 10 जनवरी से, ठीक है, लास्ट अप्रैल से, ठीक है, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है? फिर आपने सिंस यूज़ करना है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको गिवन हो, माई फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 10 जनवरी, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो, फिर आपने सिंस यूज़ करना है। और फॉर और सिंस आपने तब यूज़ करने हैं जब हैज़ बीन और हैव बीन आ जाए। अब देखिए, इधर हैज़ बीन और हैव बीन नहीं है, तो माई फादर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम 2 days, इधर ठीक है। इसी तरह माई फादर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। अच्छा, इधर आप फ्रॉम मॉर्निंग भी कर सकते हैं और सिंस मॉर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंस मॉर्निंग भी कर सकते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग, इधर आपके पास दोनों ठीक है।
लेकिन अगर आप फ्रॉम लगाना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है जी, डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर आप फ्रॉम लगा दें तो ठीक है, क्योंकि जब हैज़ बीन आ जाए, हैव बीन आ जाए, तो फिर आपको फॉर या सिंस यूज़ करना है। फॉर कब यूज़ करना है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, 2 दिन, 5 दिन, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, ठीक है, 9 महीने, 20 महीने, उसके लिए आपने फॉर यूज़ करना है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि जी 10 जनवरी से, लास्ट अप्रैल से, लास्ट ईयर से, 2020 से, 2010 से, तो फिर आपने सिंस यूज़ करना है। और अगर हैज़ बीन नहीं है तो आप फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कंजंक्शन बेस्ड सेंटेंस का, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखें, अब आप सर सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। वी आर गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक जा रहे हैं, डैश द बैड वेदर चेंज आवर प्लान। अब ये कौन सा सेंटेंस है? हमने 2 सेंटेंसेस पढ़े ना, काज एंड इफेक्ट पढ़ा है और कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस पढ़ा है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? हम पिकनिक जा रहा है जी, कौन जी, वेरी गुड। ये आपके पास कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है, इधर आपके पास बट आएगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, आप सेंटेंस को देखें ना, हम पिकनिक जा रहे थे लेकिन बुरे मौसम ने हमारा जो प्लान है उसको चेंज कर दिया, हमारा माइंड चेंज कर दिया, तो इधर आपके पास बट आएगा। अब आप इधर देखें, ही वॉज पनिश्ड डैश ही फेल्ड एन एग्ज़ाम। ठीक है, ही वॉज पनिश्ड, अगर आप कहें कि जी इधर बट आता है तो बट क्यों नहीं आता है? ही वॉज पनिश्ड बट ही फेल्ड एन एग्ज़ाम। ये देखिए, ये सेंटेंस ठीक नहीं हो रहा। इधर आपके पास क्या है? इफेक्ट एंड काज है। ठीक है, काज क्या है कि उसने एग्ज़ाम फेल कर दिया, इफेक्ट क्या है कि वो पनिश हो गया। तो ही वॉज पनिश्ड, तो काज एंड इफेक्ट के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बिकॉज ही फेल्ड एन एग्ज़ाम, क्योंकि उसने एग्ज़ाम फेल कर दिया इसलिए वो पनिश कर दिया गया। ठीक है जी, उसकी वजह बताई जा रही है, काज एंड इफेक्ट बताया जा रहा है। काज क्या है कि उसने एग्ज़ाम पास कर दिया, इफ़ेक्ट क्या हो गया कि उसको पनिशमेंट मिल गई, इसलिए इधर आपके पास बिकॉज आंसर ठीक है। तो इस तरह ये जो 2 एग्जांपल हमने किए काज एंड इफेक्ट के और कॉन्ट्रास्ट के, इन 2 टाइप के जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद है वोकेबलरी बेस। आपको वोकेबलरी का पता हो और सेंटेंस किस तरफ जा रहा है, उसकी इंप्रेशन क्या है, वो आपको पता हो तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और गेट स्टूडेंट्स के लिए सेंटेंस कंप्लीशन में ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन वो ज़्यादातर सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए मुश्किल होते हैं। तो पहले आप ज़रा सेंटेंस को देख लें। द 2 रिच कज़न्स वर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। 2 कज़न्स हैं, दोनों क्या है? रिच है, पैसा उनके पास ज़्यादा है, ये हमने पहले सेंटेंस से अंदाज़ा लगा दिया। और दोनों यकसा थे इन देयर लाइफ स्टाइल्स। अब देखिए, हमें उनके लाइफ स्टाइल का कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि वो मालदार थे तो शायद उनका फिर भी लाइफ स्टाइल गरीबी वाला हो, क्या पता हो। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास उन्होंने हिंट दे दिया, बोथ स्पेंट मनी फ्रीली। तो अब इनका लाइफ स्टाइल क्या होगा? अगर वो रिच भी है और वो पैसे कह रहे हैं कि फ्रीली उड़ा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो उनका कैसे लाइफ स्टाइल होगा? तो देखिए, पहले आपके पास इधर 2 ब्लैंक्स है ना, पहले ब्लैंक्स में आप देख लें कि इधर कौन सा ठीक है। लेविश ठीक हो सकता है, ठीक है। फ्रूगल कहते हैं किफ़ायतशारी को। अब देखें इधर क्या वो किफ़ायतशारी कर रहे हैं? नहीं जी, दे आर स्पेंडिंग मनी फ्रीली, वो तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सही उड़ा रहे हैं, वो किफ़ायतशारी नहीं कर रहे, वो मॉडरेट रास्ते पे नहीं जा रहे। फ्रूगल कहते हैं किफ़ायतशारी को। तो ये जो ऑप्शन है ना, इसको मैंने डायरेक्टली क्रॉस कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक के बिना पर मैंने इस ऑप्शन को गलत कर दिया। उसके बाद है जी स्टिंगी। स्टिंगी का आपको पता है क्या मतलब होता है? स्टिंगी मतलब कंजूस। क्या है स्टिंगी? क्या मतलब है? कंजूस। तो ये देखिए, स्टिंगी मतलब है कंजूस। तो कंजूस क्या वो कंजूस थे? नहीं, दे वर स्पेंडिंग मनी फ्रीली। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी है आपके पास पहला वर्ड से। देखिए, पहले वर्ड से मैंने दोनों को क्या कर दिया, 2 ऑप्शन मैंने फिल्टर आउट कर दिए। ऑस्टायर, आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही है, ये ऑस्टायर उसी वर्ड से, ऑस्टेरिटी मेजर जो है वो ऑस्टायर से ही है कि आप अपने आप पे सख्ती करते हैं, पैसा नहीं खर्च करके सख्त वक्त गुजारते हैं, ठीक है।
तो क्या वो लोग सख्त वक्त गुजार रहे थे, पैसा नहीं कर रहे थे? ये जो दो रिच कजन्स थे, नहीं, ये भी गलत हो गया। आपके पास लेविश रह गया, लग्जरियस रह गया। अब दोनों आपके पास ही टिक आ सकते हैं इस ब्लैंक में। तो अब दूसरे ब्लैंक को मैं देखूंगा कि उसमें क्या होगा। ठीक है, दो कजन्स थे, द टू कजन्स वर वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन देयर लेविश आर लग्जरियस लाइफस्टाइल, दोनों ठीक है। बोथ स्पेंड मनी फ्रीली, ठीक है, इधर तक हो गया। अब दोनों में मुझे आगे जाके हिंट मिल जाएगा कि कौन ठीक है। एंड ostentatiously displayed the dash of their homes to their less wealthy neighbors। ostentatiously कहते हैं फ्लॉन्ट करना, कि आप अपनी चीज़ें दिखा रहे हो। वो कहते हैं ना कि वो आईफोन फ्लॉन्ट कर रहा था, ठीक है, आईफोन दिखा रहा था, आईफोन महंगा है, लोगों को दिखा रहा था। ये भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने घरों को लोगों को दिखा रहे हैं। ostentatiously अपने घरों को लोगों को दिखा रहे हैं, अपने लेस वेल्थी नेबर्स, गरीब पड़ोसियों को अपने बड़े बड़े घर दिखा रहे हैं कि ये देखो हमारा घर कितना बड़ा है। तो अब डिस्प्लेड द डैश ऑफ देयर होम्स, अब आपके पास ओपुलेंस है, डिफिशियंसी है। क्या इधर डिफिशियंसी ठीक होगा? क्या इधर डिफिशियंसी ठीक होगा? वो अपने नेबर्स को हमें लेट मी चेक, आई थिंक आप लोगों ने ऐसी आंसर दे दिया। चैट्स में देख लेते हैं। नहीं ठीक होगा। उसकी क्या वजह है कि देखिए वो लोग लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे थे और वो नेबर्स को, जो अपने लिस वेल्थी नेबर्स थे, गरीब नेबर्स थे, लिस वेल्थी मीन्स कम दौलत वाले नेबर्स कहते हैं पड़ोसी को, उनको अपने दौलत फ्लॉन्ट कर रहे थे, अपनी दौलत दिखा रहे थे। तो डिफिशियंसी इधर गलत हो गया। तो आपके पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। ओपुलेंस कहते हैं वेल्थीनेस को। ओपुलेंस क्या कहते हैं? वेल्थीनेस को, अपने पैसे दिखाना, लोगों को अपने पैसे दिखाना। सो देखिए अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया। द टू रिच कजन्स वर वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन देयर लेविश लाइफस्टाइल्स, बोथ स्पेंड मनी फ्रीली। जब आप पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल लेविश होता है। एंड ostentatiously displayed the opulence, the wealthiness of their homes, ठीक है, to their less wealthy neighbors। तो ये आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। इसकी समझ आ गई है जी? ये जो सारे, अगर आप इंशाल्लाह, जो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट एक शेयर करूँगा, वो जो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे आपको मायने उसके समझ आएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। फार फ्रॉम बीइंग हार्मफुल सो वाज टॉट टू बी द केस। लोगों ने समझा कि ये हार्मफुल है लेकिन ये हार्मफुल नहीं था। क्या चीज़? रनिंग ऑन बेयरफुट, नंगे पाँव दौड़ना। वो कहता है कि नंगे पाँव दौड़ना फार फ्रॉम बीइंग हार्मफुल है, यानी कि हार्मफुल नहीं है, ठीक है। इज डैश एट वर्स्ट एंड बेनिफिशियल एट बेस्ट। वो कहता है कि वो फ़ायदेमंद है और क्या नहीं है। देखिए आपसे उसने कह दिया कि फार फ्रॉम बीइंग हार्मफुल। यहाँ पे मुझे जो सेंटेंस कंप्लीशन, अगर आप इस ऑप्शंस को भूल जाएं तो आप क्या मुझे एक ऐसा वर्ड बता सकते हैं जो इधर फिल होता हो? Far from being harmful as was taught to be the case, running on barefoot is dash at worst and beneficial at best। अब वो क्या कह रहा है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि जी पानी पीना जो है ना वो क्या है? फार फ्रॉम बीइंग हार्मफुल है, उसका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि जी पानी पीने का कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदे बहुत हैं। ये बात कर रहा है रनिंग ऑन बेयरफुट। वो कहते हैं नंगे पाँव दौड़ने का कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदे बहुत है। तो इधर क्या है? उसने कह भी दिया फार फ्रॉम बीइंग हार्मफुल। यहाँ जो मैं वर्ड यूज़ करूँगा वो मैं हार्मलेस यूज़ करूँगा, हार्मलेस। अब आप इधर हार्मलेस देख ले कि है कि नहीं है। डिट्रीमेंटल हार्मफुल को कहते हैं, ये नहीं हो गया। प्रॉफिटेबल इधर नहीं बनता, एम्बिवेलेंट नहीं बनता, इंजरियस नहीं बनता, इंजरी नहीं कायस करता। वो तो उसकी तारीफ़ कर रहे हो, कहते हैं फार फ्रॉम बीइंग हार्मफुल। इनोशियस जो है, क्या इनोकियस, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स प्रोनाउंस इनोकियस, ये कहते हैं हार्मलेस को। ये आपस में सिनोनिम्स है। तो इधर आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक ऑप्शन है, वो इसका
राइट आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गई है इन बातों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिम वाज सर्च अ वर्थलेस एंड लेजी कंट्रीब्यूटर। अब टिम की क्या हो रही है, देखिए वर्थलेस एंड लेजी, उसकी बुराइयाँ हो रही है। कंट्रीब्यूटर टू द ग्रुप दैट हिज इंक्लूजन इन इट सर्व एज डैश रेदर देन एन एडवांटेज टू द ग्रुप्स प्रोग्रेस। कोई प्रोजेक्ट है, कोई ग्रुप प्रोग्रेस है, ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुप का एक मेंबर टिम भी है। टिम के बारे में वो कह रहा है कि ही इज़ वेरी वर्थलेस एंड लेजी कंट्रीब्यूटर टू द ग्रुप। वो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, वर्थलेस है, लेजी है। दैट हिज इंक्लूजन, कि उसका शामिल होना, इंक्लूजन क्या कहते हैं, शामिल होना, सर्व एज डैश रेदर देन एडवांटेज टू द ग्रुप्स प्रोग्रेस। तो देखिए हिज इंक्लूजन सर्व एज पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेगेटिविटी बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं टिम के बारे में कि जी वो एक लेज़ी पर्सन है, कुछ काम ही नहीं करता और उसके ग्रुप में आने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, नुकसान तो छोड़े, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ही सर्व एज इधर आप डिसएडवांटेज, अगर मैं आपसे बेसिक कह दूँ कि इधर कौन सा वर्ड आएगा तो आप कहेंगे डिसएडवांटेज। इधर आपके पास डिसएडवांटेज का सिनोनिम होना चाहिए। पॉजिटिव गलत है। कैंसर आप नहीं कह सकते, यहाँ पे कैंसर बहुत ही सख्त लफ्ज़ है, आप कैंसर नहीं कह सकते। बून कहते हैं ब्लेसिंग को, अगेन ये पॉजिटिव वर्ड है, बून कहते हैं ब्लेसिंग को, तो ये भी आपके पास गलत हो गया। आपके पास ऑनस रह गया, हिंड्रेंस रह गया। ऑनस कहते हैं बर्डन सम को। अब देखिए उसने ये नहीं कहा कि वो ग्रुप पे बोझ बन चुका है और उसकी वजह से काम ज़्यादा हो गया। वो तो ये कह रहा है कि उसकी वजह से जो उसकी इंक्लूजन है उससे ग्रुप पे कोई असर नहीं पड़ा, उससे जो काम है वो स्पीड अप नहीं हुआ, तेज़ नहीं हुआ। तो इधर जो आपके पास राइट आंसर है वो हिंड्रेंस है, कि रुकावट हो। हिंड्रेंस लिया गया है कि जब आप रास्ते में चलते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं तो कोई रुकावट आ जाती है। तो डिसएडवांटेज यहाँ पे जो ज़्यादा करीब वर्ड है वो आपके पास इधर हिंड्रेंस है। ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट सेंटेंस कंप्लीशन। इसके अलावा हम इसमें जो है थोड़ा सा हम पास्ट पेपर को किसी को देखते हैं कि उसमें कैसे एमसीक्यूज आते हैं। ओके, दिस इज़ वन ऑफ योर पास्ट पेपर। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीशन है, दिस इज़ 22, तो उसके पहले भी आपके पास होगा। थोड़ा सा पास्ट पेपर्स को देख ले। बेसिकली ये सारे मैंने उसमें कलेक्ट किए हैं। अच्छा, ये आपसे पहले आप सेंटेंस कंप्लीशन है, ये देखें, शाजिया इज़ सीनियर डैश मी, अगर आपको नज़र आ रहा हो। इधर आपके पास राइट आंसर 2 है। सीनियर जब भी आ जाए, सीनियर जूनियर, उसके साथ 2 लगता है, देन नहीं लगता, वो ओल्डर के साथ देन लगता है। ओल्डर और सीनियर में फ़र्क है। ठीक है, यंगर ओल्डर और सीनियर जूनियर में फ़र्क है। ओल्डर देन मी आता है, ठीक है, यंगर देन मी आता है, लेकिन जब सीनियर आ जाए तो 2 आता है, जूनियर आ जाए तो 2 आता है। इधर डी जो है ना वो राइट आंसर है, शाजिया इज़ सीनियर टू मी। ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन, दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल, क्या आएगा, फुल ऑफ बुक्स। कौन सा ऑफ होगा, ये जो पहला ऑफ है वो वाला ऑफ होगा, ओ एफ। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये तो खैर काफ़ी आसान है। द पेशेंट पास डैश लास्ट नाइट। अब देखिए पास्ट एंड पास्ट टू पास एट, पास्ट अवे होगा, पास्ट अवे का मतलब है मरना, तो इधर आपके पास पास्ट अवे ठीक है। द हॉर्स जंप डैश द फेंस। अच्छा, जो घोड़ा है ना वो फेंस की ऊपर से छलांग लगाता है, तो इधर आपके पास ओवर का जो ऑप्शन है ना वो ठीक है। द हॉर्स जंप ओवर द फेंस ठीक आता है। समझ आइए, इधर देखिए किसी ने थ्रू को टिक किया है जो कि गलत है। ठीक है, ये ओवर दी फेंस है, ओवर दी फेंस, क्योंकि जो घोड़ा होता है ना वो फेंस की ऊपर से छलांग लगाता है, तो ओवर आपके पास ठीक है। इसी तरह डैश ऑफ शिप्स। अच्छा, ये फ्लॉक ऑफ शिप्स गलत है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। ठीक है, क्राउड मैन का होता है, टीम का आपका पता है, जैसे क्रिकेट टीम में है,
ये बेसिकली फ्लीट ऑफ शिप्स है, ठीक है। क्या है ये? फ्लीट ऑफ शिप्स। दिस इज डी इज द राइट आंसर, फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रीपोजिशन से है। मैंने आपसे कहा था प्रीपोजिशन से बहुत आते हैं। आई स्वेम डैश द रिवर। अच्छा, इधर आपके पास अक्रॉस, ठीक है, आई स्वेम अक्रॉस द रिवर। रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब आप स्विमिंग करते हैं आप कहते हैं आई स्वेम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। 20 टेक ले, वट एवर ही डज इज ऑलवेज कॉन्ट्ररी टू माई विशेज, ठीक है। इधर अगेन किसी ने 4 को टिक किया है जो कि गलत है। इधर आपके पास 2 टिक है। वो जो भी कहता है, जो भी करता है वो मेरे ख्वाहिशात के उलट होता है, तो कॉन्ट्ररी टू माई विशेज, ठीक है जी। हम कहते हैं ना कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, कॉन्ट्ररी टू वट यू आर सेइंग, तो कॉन्ट्ररी के साथ आपके पास 2 आता है। यू डिड नॉट डैश माई एडवाइस, ये तो आपने कई बार सुना होगा, यू डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ और MCQs हैं पास्ट पेपर से ही। अगेन फेमिनाइन ऑफ अंकल, अंकल का मोनस आंट होता है, सबको पता होगा। बी क्वाइट इज अ डैश सेंटेंस। अच्छा, बी क्वाइट में देखिए आपको एक ऑर्डर गिवन है। जब भी आपको ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसको क्या, कौन सा सेंटेंस कहते हैं जिसमें आपको ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इधर आपके पास ऑप्शंस हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यह है जिसमें सवालिया निशान हो, जिससे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया हो। आप देखिए क्वेश्चन मार्क को आप साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं कि नहीं कहते। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी वो है जिसमें सवाल पूछा गया होता है। तो ये बी क्वाइट एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अच्छा, फिर है आपके पास डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल आपका है कि आई वेंट टू द जू, इसमें इंफॉर्मेशन है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन हो कुछ। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन उसमें आप खुशी जाहिर करते हैं, आप उसमें इमोशन जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल हुर्रा आई वेंट टू द जू, या आप आई वेंट टू द जू कह ले, उसके लिए बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप ज़रा इमोशन शो करते हैं, आप खुशी या गम शो करते हैं। इम्पेरेटिव क्या सेंटेंस है जिसमें आप ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। तो बी क्वाइट, चुप हो जाओ, ये क्या है? ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हैंड डैश दिस बुक टू हिम, हैंड ओवर दिस बुक टू हिम। हम कहते हैं ना हैंड ओवर द पेन टू मी, हैंड ओवर द पेपर टू मी। एग्जामिनर आपसे कहेगा हैंड ओवर द पेपर टू मी, और कहेगा हैंड ओवर द क्वेश्चन बुक टू द एग्जाम इन्विजिलेशन स्टाफ, तो हैंड ओवर आ जाता है। जमाल डैश हिड हेड इन शेम, इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो नोडेड है। और अगर आपके पास इधर हंग का ऑप्शन होता तो वो ज़्यादा ठीक होता। हंग का मतलब ये कि जब आप कंफ्यूजन में या जो है मतलब 6s and 7s होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती और आप इधर उधर सल हिला रहे होते हैं, तो इधर हंग का ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास नोडेड का है। प्लूरल क्या मतलब? बेंट का मतलब सर जो है ना आपका बेंट ही नहीं हो सकता। बेंट आप फुट को करते हैं, ठीक है। जो इलास्टिक चीज़ है ना उसको आप बेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। जो इलास्टिक चीज़ होती है ना उसको आप बेंड कर सकते हैं। बेंड जो है वो फोल्ड के करीब करीब है, जैसे आप कागज़ फोल्ड करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ज़्यादा सॉलिड चीज़ हो उसको कहते हैं कि वो बेंड कर लो, ठीक है, तो बेंड उसे कहते हैं। समझ आ गई? टर्न का तो आपको पता है कि सर आपने एक तरफ से दूसरी तरफ कर लिया तो वो जो है टर्न हो गया। स्ट्रेच का भी आपको पता है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास रबड़ है, उसको आप स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। इलास्टिक कोई चीज़ है, रबड़ है वगैरह, या जो आप पैसों, जब ज़्यादा पैसे होते हैं ना आप उस पर रबर बैंड जो बांधते हैं, वो उसको आप खींचते हैं तो वो आप क्या करते हैं, वो आप स्ट्रेच कर लेते हैं। तो इधर क्योंकि हंग का ऑप्शन मौजूद ही नहीं है तो हमें बेस्ट ऑप्शन के पीछे जाना होगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है? नोडेड है। नोडेड मीन्स सर हिलाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ आप ये काम करें, आप कहते हैं ठीक है मैं करता हूँ, ठीक है, तो वो आप सर हिला रहे थे कि ठीक है मैं करता हूँ, या आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करता, तो वो भी आप सर हिलाते हैं। तो इधर आपके पास बेस्ट ऑप्शन नोडेड है, ठीक है जी। प्लूरल ऑफ माउस, आपके पास माइस है, देखिए इधर किसी ने गलत फिर टिक किया हुआ है, माउसेज नहीं है, माइस है, ठीक है। चाइल्ड इज़ अ डैश जेंडर, देखिए चाइल्ड आप मेल को भी कहते हैं फीमेल को भी कहते हैं, सो चाइल्ड इज़ अ कॉमन जेंडर, ठीक है।
द ट्रेन इज़ पासिंग, देखिए ट्रेन जो है वो टनल के थ्रू पास होती है, सो द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल, इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस कंप्लीशन आते हैं, और मैंने एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया है, वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ इधर ही आपको थोड़ा बता दूँ उस डॉक्यूमेंट का, जिसमें आपके पास अराउंड 90 जो है सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं। लेट मी चेक कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ चला गया। ये है जी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें ये है कि जो जितने भी पास पेपर्स हैं उससे मैंने क्या नाम है सेंटेंस कंप्लीशन उठाए हुए हैं। सो यू प्लीज़ गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखें अ गुड ट्री डैश गुड फूड, इधर आपके पास जो राइट आंसर ब्रिंग्स फोर्थ है। अच्छा, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब की, सेंटेंस कंप्लीशन की इसकी वीडियो भी मौजूद है। तो अगर आपके पास कोई आपको समझ नहीं आ रही है किसी चीज़ की, तो वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रिंग्स इन ब्रिंग्स आउट, आपको देखिए पता ही चल रहा है कि इधर आपके पास ब्रिंग्स फोर्थ जो है वो ठीक आंसर है। इस तरह अगर आप नीचे जाएँ, देयर हैज़ बीन एन एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, जैसे हम कहते हैं ना कि आईफोन ने टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू कर दिया, तो ब्रेक थ्रू का लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब कोई नई रिसर्च हो जाती है, या जब कोई ऐसी माइंड ब्लोइंग रिसर्च हो जाती है जिससे हम कहते हैं कि जी इसने आने वाले टाइम के लिए क्या कर दिया, ये जो है ना आने वाले टाइम के लिए बहुत मुफीद साबित होगा, आने वाले टाइम में बिल्कुल इनकलाब बर्पा कर देगा। जैसे लोग मोबाइल का कह रहे हैं कि इसने टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू कर दिया, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू यहाँ पे आपके पास राइट आंसर आएगा। नंबर 3 आप देखें, ही इज़ वेरी कीन डैश गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, यहाँ पे आपके पास राइट आंसर ऑन है, ठीक है। अगेन दिस इज सम प्रीपोजिशन, आई वुड लाइक टू हैव द न्यूज़पेपर एज सून एज यू हैव फिनिश इट। अब देखें जितनी भी क्वेश्चंस हैं वोकेबलरी से कम है, ज़्यादातर ग्रामर के हवाले से हैं। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, आप ये देखें ये आप आसानी से कर सकते हैं। एज सून एज यू आर फिनिश इट, ये देखें यू आर फिनिश इट, आपके अंदर से ज़मीर से आवाज़ आती है कि ये सेंटेंस गलत है। यू फिनिश इट, यू विल फिनिश इट, देखें ये अगेन these are not the right answer। as soon as you have finished it, I would like to have the newspaper as soon as you have finished it, ठीक है। I hope to be back after a month after, तो काइंडली ये जो है इन 90 जो है सेंटेंस कंप्लीशन है इस पे गो थ्रू हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, ठीक है। कोई भी नौकरी है, कोई भी काम है, वो सारे के सारे रिस्पेक्टेबल है, चाहे उसकी कोई भी नेचर हो। तो इसको तो ये आपके पास 90 सेंटेंस कंप्लीशन है, ठीक है। और देखिए अगेन ये आपके पास वोकेबलरी रिलेटेड है। नंबर 15 आपके पास वोकेबलरी रिलेटेड है। अब द स्टैट्यू वाज सो डैश दैट द पीपल स्टेयर्ड एट इट इन हॉरर। अब देखिए एक स्टैट्यू था, उसको देखकर लोग डर रहे थे, तो वो स्टैट्यू क्या होता, वो खौफनाक होगा। अब अगर आपको इनकी मायने आती है ना, तो आप राइट आंसर जो ग्रोटिस्क है उसको आप डायरेक्टली जो है वो उसका आंसर दे देंगे। ग्रोटिस्क वही है जिससे आपको खौफ आता हो, ठीक है। तो इधर आपके ब्यूटीफिक जिससे आपको खुशी मिलती हो, जो देखने में अच्छा हो, ठीक है। कम्बरसम वो है कि जो कि बर्डनसम हो, इधर बर्डनसम का कोई तुक नहीं बन रहा, ठीक है। इधर बर्डनसम सही नहीं आ रहा, तो आपके पास क्या रह गया, ब्यूटीफिक नहीं हो गया। एक्सक्विजिट कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, एक्सट्रीमली डेलिकेट हो, ठीक है जी। तो ये भी गलत हो गया, ब्यूटीफिक भी आपके पास गलत हो गया। कम्बरसन बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। तो ग्रोटिस्क जो है, अगर आपको इसका मतलब आता हो तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे पाएंगे। तो गो थ्रू दीज एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं।